हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑफ फार्माकोलॉजी। हमारा सेमेस्टर कौन सा रहेगा? फोर्थ सेमेस्टर। उसके अंदर हम पढ़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। पिछली जो हमने यूनिट पढ़ी थी थर्ड यूनिट, उस थर्ड यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? न्यूरोट्रांसमीटर इन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम जान चुके हैं, जिसमें हमने हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था। सिंपैथेटिक के अंदर हमने सिंपैथोमाइमेटिक और हमारा सिंपैथोलाइटिक यानी कि एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक के बारे में पढ़ा, और वही पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमने कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ा। उन सब में आप न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, कैसे कैसे ये सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज होने के बाद क्या क्या इसके फंक्शन परफॉर्म होते हैं, किन किन रिसेप्टर से बाइंड होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको ने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार जाके प्लीज़ उन्होंने जरूर देखे, ताकि उनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 के अंदर, और इसमें हमारा है न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस, यानी कि जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रली एक्टिंग है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर रिलीज हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ से देखो, समझो इसको, डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ए न्यूरॉन टू ए टारगेट सेल अक्रॉस द साइनेप्स। ये क्या कह रहा है कि पहली बात तो ये क्या है, केमिकल है नेचर इनका। दूसरा क्या है, ये मैसेंजर का काम कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ए न्यूरॉन टू द टारगेट सेल, एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं अक्रॉस द साइनेप्स, यानी कि इनके बीच में न्यूरॉन और टारगेट सेल के बीच में क्या आएगा? साइनेप्स आएगा। देखो इसको ऐसे समझो, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सिग्नल्स हमारे आते कैसे हैं बॉडी में, एक हमारी न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन से तीसरी से चौथी, ऐसे जाकर हमारा जो है सिग्नल हमारे ट्रांसमिट होते हैं, और फाइनली कहाँ जाता है? फाइनली जाता है हमारा इफेक्टर सेल के पास। ठीक है, वो इफेक्टर सेल कोई भी हो सकती है हमारी, वो इफेक्टर सेल हमारी मसल सेल भी हो सकती है, हमारी ग्लैंड्स भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है हमारी। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हमारा फंक्शन उसे परफॉर्म करना और किस रिसेप्टर पर उसे जाके बाइंड होना है, तो वो उसी का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन में इसने बताया भी है, टारगेट सेल में भी न्यूरॉन और सेल लाइक ए मसल और ग्लैंड सेल। अब जो टारगेट सेल हो, एक न्यूरॉन भी हो सकती है और कोई दूसरी सेल भी हो सकती है। कैसे न्यूरॉन कैसे हो सकती है? क्योंकि न्यूरॉन तो मैसेज लेके आ रही है। देखो, एक न्यूरॉन जो मैसेज लेके आई तो उसने यहाँ पे अपना जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, तो अगली के लिए तो क्या हुआ, ये अगली इसके लिए जो ये भी तो न्यूरॉन है, ये पिछली के लिए क्या हुआ? इफेक्टर सेल का काम करेगी। ठीक है, या टारगेट सेल का काम करेगी। तो इससे यहाँ पे इसका टारगेट था, यहाँ पे आ गया मैसेज, अब ये लेके चलिए आगे की तरफ, और इसने अपने सेल के पास जो है मैसेज को छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ तक उसने पहुँचा दिया, ट्रांसमिट कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ, टारगेट सेल में भी एक न्यूरॉन एंड ए सेल लाइक ए मसल और ए ग्लैंड सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये? नेसेसरी फॉर रैपिड कम्युनिकेशन इन द साइनेप्स। ओके, फिर ठीक है, ये कम्युनिकेशन कैसा होता है? रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्लेस्ड इन साइनेप्टिक वेसिकल। अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है साइनेप, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, पिछली यूनिट के अंदर, कि आपकी एक न्यूरॉन होती है, उसके बाद दूसरी न्यूरॉन हो सकती है, या फिर आपकी इफेक्टर सेल होती है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ से कोई अमीनो एसिड एंट्री करेगा, फिर इसके अंदर पूरी उसकी सिंथेसिस होती थी, है ना। स्टोरेज वेसिकल के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता था। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता था, वो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज वेसिकल से रिलीज होता था, रिलीज होकर जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता था। तो कहाँ पे स्टोर होता था? स्टोरेज वेसिकल के अंदर या फिर साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। तो इसने यहाँ पे भी वही बताया दैट न्यूरोट्रांसमीटर आर पैक्ड इनटू साइनेप्टिक वेसिकल। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसकी कैसे होती है। देखो, इसमें समझने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर तो दूसरे आपको न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे, जैसे एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन। इसमें मैंने एग्जांपल लिया ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन हमारा सीएनएस का न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें भी आप आगे पढ़ोगे कि इनहिबिटरी क्या होता है, एक्साइटेटरी क्या होता है। तो ये इनहिबिटरी का एक टाइप है ग्लाइसिन आपका। देखो रेड कलर से मैंने उसमें दिखाया ग्लाइसिन को, इसमें इसने एंट्री की, इसका पूरा का पूरा सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस होने के बाद क्या हुआ? आपका यहाँ पे स्टोर होगा। अब जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद इसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। अब इसको मैंने जूम करके दिखाया, यहाँ पे देखो कैसे एक्ट करता है ये। यहाँ पे ये रेड कलर का आपका ग्लाइसिन था, ये यहाँ पे बाइंड होगा, जो उसकी बाइंडिंग साइड थी, और इसने क्या किया? अपना ओपन कर दिया इस रिसेप्टर को, और अंदर क्या हुआ? क्लोराइड। क्योंकि इसके अंदर होता ही क्या है, इसका प्रोसेस ही है, ये अंदर क्लोराइड चैनल क्लोराइड आयन अंदर एंटर करेगा और हाइपर पोलराइजेशन करा देगा। अभी आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर से, येलो कलर को मैंने दिखाया अल्फा, और आपका जो ग्रीन कलर है वो मैंने दिखाया है बीटा को। ठीक है, यानी कि पेंटामेरिक 1 2 3 4 5 यूनिट से मिलकर बना होता है पेंटामेरिक रिसेप्टर। किसका होता है? ग्लाइसिन का रिसेप्टर होता है। कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ ये जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, डॉट लगा हुआ दिखा मेरी उंगली के ऊपर, ये क्या आपका अटैचमेंट साइट हो सकती है आपकी, किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लाइसिन अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच होती है, ओपन हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम को अंदर भेजना, क्लोराइड आयन को अंदर भेजना। तो क्लोराइड आयन जैसे अंदर गया, ये क्या कोज कर देगा? हाइपर पोलराइजेशन। नेगेटिव चार्ज गया ना अंदर, अगर पॉजिटिव जाता यानी कि सोडियम जाता तो डीपोलराइजेशन करता वो, और उससे क्या होती है? एक्साइटेशन होती। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है, क्लोराइड है, हाइपर पोलराइजेशन को कोज करेगा, तो ये क्या होगा? हमारा इनहिबिटरी। आगे पढ़ोगे आप डिटेल में इसके बारे में, ये सिर्फ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है समझाने के लिए।
चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनहिबिटरी यानी कि जिनका एक्शन इनहिबिटरी होता है, किसी भी प्रोसेस को जो इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्साइटेटरी, जो एक्साइटेटरी नेचर होता है कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, और बोथ जो दोनों तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है G2DS। G2DS का मतलब होगा एक G का मतलब हुआ ग्लाइसिन, दूसरे G का मतलब हुआ गाबा, D मतलब डोपामीन, S मतलब सेरोटोनिन। वैसे तो सेरोटोनिन भी दोनों तरीके का एक्शन शो करता है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, लेकिन 99% केसेस के अंदर ये इनहिबिटरी का फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए हमने इसको इनहिबिटरी में रखा है। और आपका एक्साइटेटरी आगे इस तरफ ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक एसिड, बोथ एसिटाइल कोलिन, यानी कि जो दोनों तरीके के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इनहिबिटरी भी और एक्साइटेटरी भी, उसमें आगे आपका एसिटाइल कोलिन और नॉरएड्रेनालिन। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हो पिछली यूनिट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी। चलिए इनहिबिटरी स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटरी में आपका सबसे पहला रहेगा इस वीडियो के अंदर ग्लाइसिन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, दैट इज गाबा की। अभी ग्लाइसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइसिन है क्या, ये तो पता चल गया यहीं से कि इनहिबिटरी है ये। So it is the simplest amino acid which is semi-essential amino acid and it should be taken as nutritional supplement। अच्छा क्या कहना चाह रहा है ये, इसने क्या कहा है, सेमी एसेंशियल है। देखो अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आपके अमीनो एसिड को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। 3 कैटेगरीज वो कौन कौन सी हुई आपकी, असेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो इनका मतलब समझो आप होता क्या है। असेंशियल मतलब कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हम उन्हें बाहर से ले, तो इसका मतलब हुआ ये हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं करती है, हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए हमें इनको बाहर से लेना पड़ता है, आउटसाइड से लेना पड़ता है, तो इसलिए हो गए हमारे एसेंशियल। सेमी एसेंशियल यानी कि कुछ अमाउंट इनका हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें बाहर से भी एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनको लेते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये हुआ कि वो इतने एसेंशियल नहीं है कि आप बाहर से उन्हें लो, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो बाहर से लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, ठीक है। तो ये क्या है, सेमी एसेंशियल यानी कि बाहर से कुछ तो अमाउंट तो इसका जरूरत होगा हमें, बाकी तो हमारी बॉडी अपने आप ही सिंथेसाइज करा लेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस, क्योंकि इनहिबिटरी कैटेगरी का है तो ये उनमें से एक मेजर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ग्लाइसिनर्जिक साइनेप्स आर अबंडेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, बट आल्सो फाउंड इन हायर ब्रेन रीजन लाइक हिप्पोकैम्पस। ग्लाइसिनर्जिक, ग्लाइसिन मतलब ग्लाइसिनर्जिक का मतलब हुआ सिंथेसाइज करने वाला, यानी कि वो साइनेप्स, वो गैप जो हमने पिछले उसमें देखा था, वो गैप, ये इसको साइनेप्स बोल रहे हैं। तो ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिनर्जिक यानी कि ग्लाइसिन को सिंथेसाइज करने वाला। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यही हुआ कि ग्लाइसिन पाया कहाँ जाता है, कहाँ इसकी सिंथेसिस होती है, तो मेनली आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का हिस्सा और ब्रेन भी, ब्रेन स्टेम में, ठीक है। लेकिन कुछ हायर रीजन भी इसने बोले हैं ब्रेन के, दैट इज लाइक हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इस इन रीजन्स के अंदर भी ये पाया जाता है कुछ अमाउंट के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज़ अ मेंबर ऑफ निकोटोनिकोइड रिसेप्टर सुपर फैमिली। निकोटोनिक जो एक सुपर फैमिली होती है रिसेप्टर की, उसी का ही एक मेंबर है। आगे इसके बारे में बात करेंगे किसी दिन अलग वीडियो के अंदर, निकोटोनिकोइड रिसेप्टर क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे याद रखो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऑल्सो नोन एज इनहिबिटरी क्लोराइड चैनल प्रोटीन। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इनहिबिटरी, तो इसका एक्शन है ही क्लोराइड चैनल। मैंने आपको बताया था ना डायग्राम के अंदर, किसने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ ग्लाइसिन आके, पेंटामेरिक यूनिट ओपन हुई और अंदर क्या आगा, क्लोरीन अंदर एंटर कर गया था। तो ये वही कह रहा है कि क्लोराइड चैनल प्रोटीन है, ये क्लोराइड की एंट्री करा देता है। बात करते हैं ग्लाइसिन की सिंथेसिस की। सिंथेसिस के 3 पॉइंट है कि सेराइन से भी सिंथेसाइज हो सकता है, थ्रियोनिन से भी सिंथेसाइज हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन ग्रुप, इससे भी सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। इसके 3 तरीके हैं। अब आपकी इसको केमिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंथेसिस जो आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ के लिए सिर्फ इतना बहुत है जानना आपके किनिन से सिंथेसाइज होता है। थोड़ा सा मैंने इनके बारे में लिख के आपको दिया है, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेप आपका फ्रॉम सेराइन। सेराइन से कैसे सिंथेसाइज होता है, देखो सेराइन के साथ अटैच होगा क्या आपका पीएलपी। पीएलपी क्या है, सेराइन के ऊपर कौन एक्ट करेगा, पीएलपी। अब पीएलपी है क्या, यहाँ पे देखो पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट। पीएलपी की फुल फॉर्म क्या हुई, पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट। इसे को इसका दूसरा नाम जो है विटामिन B6 भी है, ठीक है, यानी कि जनरल याद रखो यहाँ पे विटामिन B6 भी लिख सकते हो। तो सेराइन पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, सेराइन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेराइन आपका ग्लाइसिन के अंदर। सबके अंदर पीएलपी लगेगा, इतना भी याद कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं लिखते हो सेराइन वाला, सेराइन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, तो इतना भी बहुत है। सेराइन पीएलपी ने स्पैक किया और ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पीएलपी अकेला बहुत सारी प्रोसेस करवाता है। डिकार्बोक्सिलेशन ये करवाता है, हाइड्रोलिसिस ये करवाता है, ट्रांसअमीनेशन ये करवाता है। तो सिर्फ पीएलपी लिख दोगे तो सफिशिएंट है, वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका फ्रॉम थ्रियोनिन। थ्रियोनिन से कैसे बनता है, देखो इस पे क्या हुआ, पीएलपी ने एक्ट किया और यहाँ से क्या निकल गया, एसिटल्डिहाइड थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर से निकल गया। ये हमने स्ट्रक्चर को इंक्लूड नहीं किया केमिस्ट्री पोर्शन को, यहाँ से एसिटल्डिहाइड बाहर हो गया, पीएलपी ने एक्ट किया, साथ कौन था, थ्रियोनिन एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट था। तो थ्रियोनिन से क्या बन गया आपका ग्लाइसिन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड,
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पार्ट से कैसे ये सिंथेसाइज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब ये रिएक्ट करते हैं और पीएलपी की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसिन सिंथेटेज, ग्लाइसिन सिंथेटेज मतलब कि वो एंजाइम जो सिंथेसाइज करेगा किसको, ग्लाइसिन को। पीएलपी तो तीनों में ही था, ये तो आपने नोटिस कर लिया, तो उससे क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका ग्लाइसिन ही बनेगा। तो ये 3 पॉइंट थे आपके सिंथेसिस के, सेराइन, थ्रियोनिन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के, कि ग्लाइसिन तो ठीक है, ग्लाइसिन के बारे में जनरल चीज़ें जान ली, ये जिससे बाइंड करता है उस रिसेप्टर के बारे में तो पता करें। ठीक है, तो पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके किसके साथ बाइंड करता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं पहले, सॉरी रिसेप्टर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन रिसेप्टर, अब रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो ग्लाइसिन, GLY मतलब ग्लाइसिन और R मतलब रिसेप्टर, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि GLYR क्या है। एग्जिस्ट एज पेंटामेरिक प्रोटीन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पेंटामेरिक होता है, ऐसे 5 यूनिट जो इसकी आपस में अटैच रहती हैं। ठीक है, कंटेन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, जिसके अंदर क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, कौन अल्फा की कौन कौन सी नॉन आइसोफॉर्म्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4, और ऐसे ही बीटा की बीटा 1 एंड बीटा 2। अब देख आप कहोगे कि तो 6 हो गए, 4 ये और 2 ये, ऐसा नहीं होता है, कुछ इसके और कुछ इसके, या तो इसके दोनों होंगे या इसका एक होगा और इसके बचे हुए 3 या फिर चारों के चारों आपस में कंबाइन होकर इस पेंटामेरिक यूनिट को बनाते हैं। इसको अच्छे ऐसे समझो, एग्जिस्ट एज आइदर, या तो कैसे एग्जिस्ट करता होगा, ग्लाइसिन रिसेप्टर अल्फा 1, 2, 3, 4। ठीक है, चारों आ गए अल्फा के, तो 1, 2, 3 ए मतलब अल्फा 1, 2, 3, 4 प्लस ग्लाइसिन रिसेप्टर का बी, बीटा 1 या फिर बीटा 2, ऐसे भी हो सकता होगी ना 5 सब यूनिट आपकी। या फिर ग्लाइसिन रिसेप्टर अल्फा के जो है उसके 3 हो सकते हैं, 1, 2, 3, और ग्लाइसिन रिसेप्टर बीटा के 2 हो सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो 4 अल्फा 1 बीटा भी हो सकता है, या फिर 3 अल्फा और 2 बीटा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा 3 अल्फा 2 बीटा का। अब इसको डायग्राम से आप समझो, देखो दोनों के मैंने दिखा दिए। पहले वाले में देखो येलो कलर से आपका अल्फा दिखाया है और ग्रीन से बीटा, तो ये भी पेंटामेरिक यूनिट है, ऐसे भी प्रेजेंट होता है, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे कहाँ पे एक्ट करना है। और देखो यहाँ पे 3 अल्फा और 2 बीटा है, तो इस तरीके से भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, या अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या यहाँ पे आकर अगर ग्लाइसिन अटैच करेगा तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें क्लोराइड आयन के अंदर एंट्री करा देगा। चलो आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बारे में जानते हैं हम, ये क्या करेगा आगे। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि ग्लाइसिन का मैकेनिज्म क्या है, एक्ट कैसे करता है ग्लाइसिन। मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन अडल्ट CNS। देखो इनिबिटरी है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये आप समझ चुके हो अब तक। अडल्ट CNS यानी अडल्ट के अंदर ये इनिबिटरी एक्शन परफॉर्म करता है। अब कहोगे ये क्या बात हुई, तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बट एक्साइटेटरी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझे ये क्या कह रहा है, इनिबिटरी है, इनिबिटरी लेकिन कहाँ पे बताया इसने बताया अडल्ट के CNS में। अडल्ट के CNS में इनिबिटरी का काम करेगा ये, लेकिन अगर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे किसका काम करेगा, एक्साइटेटरी का काम करेगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। एक्ट एज लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अब लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, जो क्या करते हैं, लिगेंड आके अटैच होगा किसी भी रिसेप्टर से और वो रिसेप्टर क्या करेगा, ओपन हो जाएगा किसी के अंदर एंट्री कराने के लिए। वही हुआ ना, ग्लाइसिन आके अटैच हुआ, उसने क्या किया, अंदर एंट्री कर दी क्लोराइड आयन की। तो आप कह सकते हो कि कैसा हुआ है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, आयन की एंट्री कराई है और लिगेंड अटैच हुआ। लिगेंड यहाँ पे क्या है, खुद ग्लाइसिन एक्ट करेगा। समझो इसको। इन जनरल कोज हाइपर पोलराइजेशन बाय इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मेजर क्या होता है, इनिबिटरी है एडल्ट के अंदर, तो इनिबिटरी है जिसका मतलब इसने क्या किया, अंदर क्लोराइड आयन की एंट्री कराई है, तभी तो अंदर हाइपर पोलराइजेशन हुआ है। तो यही कह रहा है जनरली क्या होता है, इट कॉज हाइपर पोलराइजेशन बाय इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आपका अंदर चला गया, इसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये बात आपको मैं कई बार एक्शन पोटेंशियल पर समझाते हुए समझा चुका हूँ। जब सेल के अंदर सोडियम की एंट्री होती है, सोडियम अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर आता है, अगर इनका बैलेंस बना हुआ है तो ये रेस्टिंग होता है, रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको। लेकिन अगर सोडियम अंदर अगर ज़्यादा जा रहा है, पोटेशियम बाहर कम आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। आपकी सेल अब डीपोलराइज हो जाएगी, यानी कि एक्साइटेड जोन में चली जाएगी, वो एक्साइट हो जाएगी। अब एक्साइट हो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, डिपेंड करता है वो कहाँ। जैसे आपकी अगर कार्डिक की बात करें, हार्ट की बात करें, तो डीपोलराइजेशन से क्या होता है, आपका एट्रिया कॉन्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं, एट्रिया के बाद आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रिक्शन होता है, वही होता है। अगर क्या हो, ये तो पॉजिटिव की बात होगी, पॉजिटिव अंदर गया तो डीपोलराइजेशन। अगर अंदर नेगेटिव आयन चला गया, जैसे क्लोराइड चला गया, तो क्या होगा आपका हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन क्या करेगा आपका, वो क्या करेगा आपका इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको इसी तरीके से समझो आप कि जैसे क्लोराइड आयन अंदर गया तो इसने क्या किया, हाइपर पोलराइजेशन, और इससे की वजह से क्या देगा, इनहिबिटरी एक्शन देगा, यानी कि किसी भी एक्शन को ये रोकेगा होने से। अब वही दूसरा पॉइंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम की बात हो रही है, तो वो तब क्या करेगा, इफ्लक्स करा देगा, बाहर निकालेगा। ये पहले इनफ्लक्स करा था, क्लोराइड को बाहर निकालेगा, अंदर नहीं लाएगा, बाहर लेके जाएगा। बाहर लेके जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, सेल के अंदर कम हो गया, तो उसे हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ हाइपर पोलराइजेशन, दैट इज डीपोलराइजेशन। मैंने आपको बताया कि सोडियम के अंदर एंट्री हो रही है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोडियम अंदर एंट्री करेगा तो डीपोलराइजेशन। इसको सिर्फ ऐसे ही मत सुन लो कि सोडियम अंदर आ गया तो डीपोलराइजेशन, नहीं, मेन मकसद है अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो डीपोलराइजेशन, नेगेटिव ज़्यादा है तो हाइपर पोलराइजेशन। अब अंदर से अगर नेगेटिव निकल जाता है तो अंदर बचेगा क्या, ज़्यादा, पॉजिटिव बचेगा ना कंपैरेटिवली, तो उसे हम कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव बाहर चला गया तो डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या का एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्साइटेटरी।
इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये सिर्फ याद करने की चीज़ है। इसके एगोनिस्ट एक तो ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन रिसेप्टर का, दूसरा टॉरिन, बीटा एलेनिन, एल एलेनिन एंड एल सेराइन, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये एगोनिस्ट का काम करेंगे। एंटागोनिस्ट आपके होंगे स्ट्रेसिन, बिक्यूकुलिन, कैफीन एंड पिक्रोटॉक्सिन, ये आपके आएंगे एंटागोनिस्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात की न्यूरोट्रांसमीटर की, और न्यूरोट्रांसमीटर में भी हमने इनहिबिटरी स्टार्ट कर दिया है और उसका हमने ग्लाइसिन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गाबा की, ठीक है। उसके बाद डोपामिन, सेरोटोनिन, और ऐसे करते करते इन सबको हम कवर करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता या आपको पसंद नहीं आया इस तरीके से नोट्स के अंदर पढ़ाना, तो आप अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको बोर्ड का तरीका ही समझ आता है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि थ्योरी पोर्शन है, इसको बोर्ड पे लिखने से ज़्यादा बेटर मुझे नोट्स आपको देना अच्छा लगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार की क्यूरी और डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, हो सकता है उनकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।